हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपको डेली दोपहर में 12 बजे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की बैच दी जा रही है, जिसमें सामान्य ज्ञान के बहुत ही विस्तृत व्याख्या सहित प्रश्न है। तो यह सेट नंबर 4 है आपका। ठीक है, इससे पहले 3 सेट दिए जा चुके हैं जो बहुत ही बेहतरीन, आपको बहुत पसंद भी आ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर जो हमारे साथ जो जुड़ना चाहता है, इनको चाहिए इस जो भी सेट का आपको PDF चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर्स के साथ जुड़ सकते हैं 73 94 95 39 49। ठीक है, 7 दिन तक मैं ये नंबर दूंगा आपको। 7 दिन के अंदर जितने लोगों को जुड़ना है जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इस नंबर इस वीडियो में आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, और इसके साथ साथ दोस्तों ये डेली चलेगा आपका। ठीक है, तो चलिए आज के प्रश्नों पे विस्तृत व्याख्या देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो हमारे सौरमंडल में आप लोग जानते हैं ग्रहों की संख्या है 8, और इन ग्रहों की संख्याओं में सबसे चमकीला ग्रह की बात है। तो सबसे जो चमकीला ग्रह होता है आपका शुक्र ग्रह है। ठीक है, चलिए कुछ विस्तृत यानी कि पॉइंट्स देखेंगे विस्तृत व्याख्या सहित। तो देखिए, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। इसको इंग्लिश में वीनस कहा जाता है। यह पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, यह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र को सुबह का तारा, शाम का तारा भी कहा जाता है। शुक्र हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, और यह सूर्य के दूरी के हिसाब से दूसरा ग्रह है। देखिए, ये आपके महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन आपका बनता है। क्वेश्चन जैसे अभी बना है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन है, आपका सूर्य है। इसके साथ क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन, ये सौरमंडल का सबसे चमकीला भी है, ये क्वेश्चन है। ये भी पूछ सकता है कि सुबह का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, तो दोस्तों शुक्र ग्रह को। शाम का तारा किसको कहा जाता है, शुक्र ग्रह को। और हमारे सौरमंडल यानी हमारे जो सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, इनमें सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो आपका शुक्र ही है। और ठीक है, और सूर्य की दूरी के हिसाब से अगर जो सूर्य का शुक्र देखा जाए, तो ये आपका सूर्य रहा, ये आपका बुध है, शुक्र है, इसके बाद पृथ्वी है। तो पृथ्वी तीसरे नंबर पे है, और दूसरे नंबर पे कौन है, आपका शुक्र है। पहले नंबर पे कौन है, बुध है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें सबसे जो गर्म ग्रह है आपका शुक्र है। तो ये रहा शुक्र ग्रह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। ठीक है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए कि आधुनिक आनुवंशिकी विज्ञान के जनक कौन है। तो आधुनिक आनुवंशिकी विज्ञान के जनक की बात करेंगे तो आपके ग्रेगर जॉन मेंडल है। ठीक है, आप 9-10 में पढ़े होंगे आनुवंशिकता, उसमें मेंडल के बारे में बताया गया होगा। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स देखेंगे। देखिए, सजीवों के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में प्रसारित होते हैं, वंशागत या आनुवंशिकी लक्षण कहलाते हैं। अब देखिए, सजीवों के वे लक्षण, अब आपसे कोई पूछ दे कि ये बताइए अनुवांशिकी किसे कहते हैं, या वो अनुवांशिकी किसे कहते हैं। ठीक है, तो सजीवों के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में प्रसारित होते हैं, वंशागत या अनुवांशिकी लक्षण कहलाते हैं। तो जेनरेशन, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी वाली जेनरेशन जो होती है। अनुवांशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। ये आपके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स रहे। आगे के प्रश्न में है कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है। तो मानव के शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है दोस्तों, तो ये आपके लीवर यानी यकृत में। ठीक है, यकृत को इंग्लिश में लीवर कहते हैं, ये आपके लीवर में संचित होता है। ठीक है, अब चलिए कुछ महत्वपूर्ण विटामिनों के बारे में जानेंगे। तो देखिए, मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए की काफ़ी मात्रा संचित रहती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आपके आता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, तो रेटिनॉल है। अगर जो ये भी क्वेश्चन में आता है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है दोस्तों, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ठीक है, इसके प्रमुख स्रोत हैं गाजर, हरे पत्तेदार सब्जियां, अंडा, दूध, मक्खन, मछली का तेल, पनीर इत्यादि। ठीक है, तो हरे पत्तेदार सब्जियां और गाजर, इसका सबसे प्रमुख स्रोत आपका गाजर है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में आपके आता है कि विटामिन ए का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है दोस्तों, तो गाजर है। ठीक है, इसकी कमी से रतौंधी होता है, ये इंपॉर्टेंट है, और इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। आगे के प्रश्न में है दोस्तों कि एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति की बात करेंगे तो उसका औसतन हृदय 1 मिनट में 72 बार आपका धड़कता है। ठीक है, ये एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय की धड़कन होती है। कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स देखिए कि एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय की धड़कन यानी हार्ट बीट जो होती है 1 मिनट में 72 से 75 बार होती है। वृद्धों में यह सबसे कम, जबकि बच्चों में यह सबसे ज़्यादा होती है। और हमारा हृदय जो होता है प्रति मिनट 5 से 6 लीटर रुधिर को पंप कर देता है। ठीक है, यानी हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर को 1 मिनट में हृदय क्या कर देता है, पंप कर देता है। ठीक, और यह 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है। यह धड़कता है यानी कि यह काम कर रहा है। धड़कना बंद कर देगा तो काम नहीं करेगा, अर्थात मनुष्य की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ठीक है,
तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इसके की पॉइंट्स। 5वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है। तो इन जीवाश्म ईंधन, देखिए ये सभी जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, और इनमें से सबसे स्वच्छतम ईंधन कौन है यह पूछ रहा है। तो आपका प्राकृतिक गैस है। क्यों है? क्योंकि यह बहुत ही कम मात्रा में प्रदूषणकारी गैसों का उत्सर्जन करता है, लेकिन पेट्रोल, डीजल और जो कोयला होता है बहुत ही हानिकारक गैस जो होते हैं उत्सर्जित करते हैं। चलिए की पॉइंट्स में देखिए क्या है कि कोयला, पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस बहुत कम मात्रा में प्रदूषणकारी गैसें उत्सर्जित करती है, ठीक है, इसलिए प्राकृतिक गैस को स्वच्छतम ईंधन का रूप माना जाता है। अगला है टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो दोस्तों टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इन विकल्पों में से जो भी विकल्प होगा आपका सही होगा, आंत, ठीक है, टाइफाइड से जो आंत है आपका यह प्रभावित होता है। कुछ महत्वपूर्ण रोग, उनसे प्रभावित अंग। टाइफाइड से आंत प्रभावित होता है। हैजा रोग है तो भी आंत आपका प्रभावित होगा। टिटनेस है तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा। टीबी यानी क्षय रोग होता है, इससे फेफड़ा प्रभावित होता है। डिप्थीरिया रोग में श्वास नली प्रभावित होती है। न्यूमोनिया में आपका फेफड़ा प्रभावित होता है। देखिए इंपॉर्टेंट है, टाइफाइड आपसे पूछ सकता है हैजा से प्रभावित अंग, टिटनेस से प्रभावित अंग, टीबी से प्रभावित अंग कौन है, डिप्थीरिया से प्रभावित अंग कौन है, निमोनिया से प्रभावित अंग कौन है। तो आपका टाइफाइड से आंत हो गया, हैजा से भी आंत हो गया, टिटनेस से आपका तंत्रिका तंत्र हो गया, टीबी से आपका फेफड़ा हो गया, डिप्थीरिया रोग से आपका श्वास नली प्रभावित होगी, निमोनिया से आपका फेफड़ा प्रभावित होगा, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रोग रहे, उनसे प्रभावित अंग रहे। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में जो परमाणु केंद्र स्थित है एकमात्र वो है नरौरा, ठीक है, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। विकल्प इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स देख लेंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र नरौरा जो कि बुलंदशहर में स्थापित है। देश का चौथा परमाणु बिजली घर गंगा नदी के तट पर नरौरा उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। बात करेंगे कि यह देश का कौथा है, तो चौथा है परमाणु बिजली घर और ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। नरौरा की पहली इकाई का शुभारंभ अक्टूबर 1989 में किया गया। अगले 20 वर्षों में भारत ने अपनी स्वदेशी प्रौद्योगिकी के आधार पर 11 220 मेगावाट की इकाइयाँ तथा 2 540 मेगावाट की इकाइयों में स्थापित किया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए 8 नंबर का, खैरा रोग धान में किसकी कमी से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है दोस्तों। तो खैरा रोग धान में किसकी कमी से होता है। तो जिंक में, जब धान में जिंक की कमी होगी, ठीक है, तो यह धान का खैरा रोग होता है। विकल्प इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। की पॉइंट्स में क्या है, तो धान में जस्ता की कमी के कारण पौधे खैरा से प्रभावित होते हैं, यानी धान में जब जस्ता की कमी होगी तो खैरा रोग से प्रभावित होगा, ठीक है। इसके लक्षण क्या हैं, तो शुरुआत में पत्तियां पीले रंग के धब्बे दिखाई देती हैं जो बाद में भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। ये धब्बे पत्तियों के ऊपर की तरफ दिखाई देंगे। यह रोग नर्सरी और मुख्य खेत दोनों में दिखाई देता है, ठीक है। धान का खैरा रोग पहली बार भारत में पंतनगर उत्तराखंड में दिखाई दिया और YL नैने द्वारा इसकी सूचना दी गई थी। देखिए क्वेश्चन आ सकता है, इतना डीपली नहीं जाएगा लेकिन जानते रहिए कि धान का खैरा रोग पहली बार भारत में पंतनगर यानी उत्तराखंड में दिखाई दिया था और इसको देखने वाले जो व्यक्ति थे YL नैने थे और इसकी सूचना इन्होंने दी थी। नीली क्रांति का संबंध किससे है, आपका 9वें नंबर का क्वेश्चन है। तो दोस्तों नीली जो क्रांति है ये आपके मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, ठीक है, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है आपकी नीली क्रांति। तो विकल्प आपका ये जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स में देखेंगे। नीली क्रांति शब्द एक महत्वपूर्ण और अत्यधिक उत्पादक कृषि गतिविधियों के रूप में जलीय कृषि के उल्लेखनीय उद्भव को दर्शाता है, ठीक है। डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्ण को नीली क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। जैसे आपका हरित क्रांति के जनक कौन है, तो MS स्वामीनाथन को आप बताते हैं, वैसे नीली क्रांति के रूप में डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन को नीली क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियाँ उनसे संबंधित उत्पाद। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति आपके दूध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति आपके तिलहन उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति आपके खाद्य उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। उस गुलाबी क्रांति जो है ये आपके झींगा के उत्पादन से संबंधित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियाँ रहें और इनसे प्रभावित फसलें रहें, ठीक है। तो ये आप जानते रहिएगा, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा दोस्तों, इसको जान लीजिएगा, आपके एग्जाम में ये सब आ सकता है। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य
राजमार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन 2004 में किया गया था। ठीक है, अगस्त 2004 में किया गया था। तो विकल्प में जो आपका बी विकल्प दिख रहा है इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन 2004 में किया गया था। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण आपके मुख्य विशेषताएं में है कि उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन 13 अगस्त 2004 को किया गया था। इसका गठन उत्तर प्रदेश में राज्य राजमार्गों के विकास के लिए किया गया है। इसे पीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ खास इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे साथ हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जीएस एग्जाम सॉल्यूशन को। और दोस्तों, अगर जो इससे भी अधिक क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट करेंगे तो इससे भी अधिक क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और ऐसे ही। ठीक है, अब जल्दी ही हिंदी ग्रामर का स्टार्ट किया जाएगा क्लास। ठीक है, साथ में रीजनिंग की भी क्लास आपको दे दी जाएगी। तो जो लोग को भी क्लास चाहिए आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं सर। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होगा भाई, तभी आपका इसमें क्वेश्चन भी बढ़ेंगे, हिंदी ग्रामर और रीजनिंग की क्लास भी चलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।